स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर। गांधी जी ने किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। गांधी जी ने किस माध्यम में शिक्षा देने की बात कही? अपनी मातृभाषा में, यानी बालक की जो भी मातृभाषा हो उसमें शिक्षा देने की बात कही है। और इन्होंने अंग्रेजी को मानसिक दासता की उपाधि दी है। क्या यानी कि बच्चे मेंटल स्लेवरी उत्पन्न हो जाता है बच्चे में अंग्रेजी भाषा से। उसके बाद इन्होंने कहा है गांधी जी ने डैश की शिक्षा पर विशेष बल दिया। तो यहाँ आंसर दिया हुआ है हस्तशिल्प की शिक्षा पर विशेष बल दिया। गांधी जी की राष्ट्रीय शिक्षा किस नाम से जानी जाती है? गांधी जी की जो राष्ट्रीय शिक्षा है वो वैश्विक शिक्षा के नाम से जानी जाती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा दीजिए। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा था गांधी जी के द्वारा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक के मस्तिष्क, मन, शरीर एवं आत्मा तीनों का विकास कर सके। ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए और यही शिक्षा है। उसके बाद है गांधी जी के द्वारा शिक्षा का पाठ्यक्रम, करिकुलम ऑफ एजुकेशन। गांधी जी देश के मूलभूत आवश्यकताओं से परिचित थे। उन्होंने देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा एक वर्ग रहित समाज के निर्माण हेतु क्रियाप्रधान पाठ्यक्रम पर बल दिया। गांधी जी की शिक्षा योजना को बेसिक शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। इस शिक्षा का पाठ्यक्रम क्रियाप्रधान है तथा इसका उद्देश्य बालक को कार्य, प्रयोग एवं खोज के द्वारा उसकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना है, जिससे कि वे अपना जीविकोपार्जन कर आत्मनिर्भर बने एवं समाज का उपयोगी अंग बन जाए। उन्होंने हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग को बेसिक शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया। शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित क्रियाप्रधान पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया। हस्तशिल्प और उद्योग, बुनाई, कताई, बागवानी, कृषि, काश्तकारी, चर्म उद्योग, मत्स्य पालन। दूसरा है मातृभाषा, हिंदुस्तानी भाषा, व्यवहारिक गणित और सामाजिक विषय, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र। ये सब जो है पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद आगे है सामान्य विज्ञान, जिसमें हम लोग बागवानी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान और भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर सकें। उसके बाद संगीत को भी रखा, स्वास्थ्य विज्ञान को रखा, स्वच्छता, व्यायाम, खेलकूद इत्यादि। उसके बाद चित्रकला, नैतिक शिक्षा। तो ये सारे चीज़ पाठ्यक्रम के अंतर्गत हो ऐसा गांधी जी ने माना। और हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग को बेसिक शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया। इस प्रकार में हस्तशिल्प एवं उद्योगों को प्रमुख स्थान दिया गया। इनके लिए 3 घंटे 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया था। इस पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भाषा तथा धार्मिक शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया, सिर्फ नैतिक शिक्षा को स्वीकृत किया, जिसमें सभी धर्मों का सार निहित है। बेसिक शिक्षा योजना का पाठ्यक्रम 7 से 14 वर्ष तक के बालक व बालिकाओं के लिए निर्धारित किया गया। 5वीं कक्षा तक सह शिक्षा लागू रहेगी। इसके उपरांत यद्यपि बालक बालिकाओं के लिए पाठ्यक्रम समान है, फिर भी बालिकाओं के लिए सामान्य विज्ञान के स्थान पर गृह विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो ये सारे गांधी जी के बताए हुए पाठ्यक्रम थे कि उन्होंने शिक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार हो, तो इस प्रकार की बातें कही थी। अब आगे है शिक्षण की विधियाँ। गांधी जी के द्वारा बताई गई प्रमुख शिक्षण की विधियाँ, जैसे मेथड्स ऑफ टीचिंग। गांधी जी मनुष्य को शरीर, मन एवं आत्मा का योग मानते थे। गांधी जी मनुष्य को शरीर, मन तथा आत्मा का योग मानते थे। उनके अनुसार इन सभी का सम्मिलित विकास आवश्यक है। उन्होंने क्रिया को महत्वपूर्ण स्थान दिया। गांधी जी के उद्देश्य प्रचलित शिक्षा के उद्देश्यों से भिन्न थे। उन्होंने स्थानीय उद्योगों को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना। इस दृष्टि से गांधी जी की शिक्षण पद्धति प्रचलित शिक्षण विधियों में से भिन्न थी। अब आप गांधी जी द्वारा दी गई शिक्षण विधियों का अध्ययन करेंगे। प्रथम है अनुकरण विधि, इमिटेशन मेथड।
गांधी जी के अनुसार अनुकरण करना बच्चे की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। अनुकरण मतलब नकल। अनुकरण करना बच्चे की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्रारंभ में वे अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं, अतः उन्हें इस विधि द्वारा सीखना चाहिए। गांधी जी के अनुसार बच्चों को अच्छा आचरण सिखाने की यह सर्वोत्तम विधि है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि माता पिता एवं शिक्षकों को बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ सदा वही आचरण करना चाहिए जैसे आचरण की अपेक्षा वे बच्चों से करते हैं। ऐसे प्रेमपूर्ण एवं विनम्रतापूर्ण आचरण का अनुकरण कर बच्चे सदाचरण करेंगे। उसके बाद है स्व अनुभव द्वारा सीखने की विधि, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। गांधी जी ने किसी भी ज्ञान अथवा कौशल को स्वयं करके स्वयं के अनुभव से सीखने पर बल दिया। गांधी जी के अनुसार स्वयं के अनुभव द्वारा सीखा गया ज्ञान अस्थायी होता है तथा जीवन पर्यंत सफलता प्रदान करती है। उसके बाद है तीसरा मेथड, क्रिया विधि, एक्टिविटी मेथड। गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि क्रिया करना बालक की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। वह निरंतर किसी न किसी क्रिया में संलग्न रहते हैं। बालक के मानसिक विकास के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है, इसलिए गांधी जी ने करके सीखने पर बल दिया और बेसिक शिक्षा को हस्तकला केंद्रित क्राफ्ट सेंटर्ड बनाया। उसके बाद है सहसंबंध विधि, कोरिलेशन मेथड। समस्त विषयों को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाने की विधि को सहसंबंध विधि या सानुबंधित विधि कहते हैं। गांधी जी के अनुसार इस विधि के अंतर्गत बच्चे अपने जीवन की वास्तविक क्रियाओं में भाग लेते हैं और अपने आप सीख जाते हैं। इस प्रकार शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को संश्लेषित कर बच्चों को वास्तविक जीवन के लिए तैयार किया जाता है। वे एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में उपयोग लाते हैं। उसके बाद है मौखिक विधि, 5 नंबर। मौखिक विधि में व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद इत्यादि आते हैं। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, वे प्रश्न पूछते हैं। उनके प्रश्नों के तत्काल उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, परंतु इस विधि का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से कक्षा में उपस्थित रहे। उसके बाद है श्रवण मनन निधिध्यासन विधि, लिसनिंग थिंकिंग एंड प्रैक्टिस मेथड। श्रवण मनन और निधिध्यासन विधि हमारी प्राचीन विधि है। इस विधि द्वारा बालक पहले अपने शिक्षक द्वारा उपदेश सुनते हैं, फिर इस पर चिंतन करते हैं और फिर अभ्यास करते हैं। वैसे भी उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है जो हमारे वास्तविक जीवन में सहायक बन हमारा विकास न करे। गांधी जी ने इस विधि की उपयोगिता को धर्म और दर्शन जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए स्वीकार किया। तो श्रवण मनन और निधिध्यासन विधि जो है ये प्राचीन विधि है। पहले के समय में जो आश्रम में गुरु व्यवस्था थी उसमें इस विधि का प्रयोग किया जाता था। इस विधि द्वारा बालक अपने शिक्षक द्वारा उपदेश सुनते हैं, फिर चिंतन करते हैं और फिर अभ्यास करते हैं। उसके बाद अनुशासन, डिसिप्लिन। गांधी जी अनुशासन को बहुत महत्व देते थे। उनके अनुसार सच्चा अनुशासन आंतरिक अभिप्रेरणा से आता है। गांधी जी दमनात्मक अनुशासन के विरोधी थे। उनके अनुसार अनुशासन प्रभावात्मक तरीके से ही स्थापित किया जा सकता है। वे प्रभावात्मक अनुशासन के समर्थक थे। गांधी जी ने बच्चे को प्राकृतिक और उच्च सामाजिक वातावरण देने पर बल दिया। उनके अनुसार ऐसे वातावरण में बच्चे उच्च आदर्श एवं उच्च आचरण सीखते हैं। गांधी जी आत्मनियंत्रण द्वारा आत्म अनुशासन चाहते थे। गांधी जी के शिक्षक को बच्चों के समक्ष आदर्श आचरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि बच्चे उसका अनुकरण कर उस आचरण को आत्मसात करें। तो गांधी जी के अनुसार गांधी जी अनुशासन को बहुत महत्व देते थे। उनके अनुसार सच्चा अनुशासन आंतरिक अभिप्रेरणा से आता है, यानी सच्चा अनुशासन जो है हमारे अंदर से ही आता है। उसके बाद दमनात्मक अनुशासन के वे विरोधी थे कि ऐसा अनुशासन न हो वो जो दमन करने वाला हो, तो इसके वे विरोधी थे। उनके अनुसार अनुशासन प्रभावात्मक तरीके से ही स्थापित किया जा सकता है। वे प्रभावात्मक अनुशासन के समर्थक थे।
उसके बाद है शिक्षक, टीचर। टीचर के बारे में क्या कहा है गांधी जी ने? गांधी जी के विचार से शिक्षक एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। वह ज्ञान का पुंज और सत्य आचरण करने वाला होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार एक शिक्षक आदर्श शिक्षक तभी बन सकता है जबकि वह अपने व्यवसाय को समाज सेवा के रूप में स्वीकार करे। एक शिक्षक को कई भूमिका निभानी होती है। शिक्षक को बच्चे का मित्र और मार्गदर्शक होना चाहिए। उसे मैत्रीपूर्ण ढंग से बालक के मनोभावों के प्रति प्रतिक्रिया करनी चाहिए। उसके बाद है शिक्षार्थी, स्टूडेंट। गांधी जी शिक्षा व्यवस्था का केंद्र शिक्षार्थी है। गांधी जी के अनुसार विद्यार्थी को अनुशासित रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गांधी जी बच्चों को उनके व्यक्तिगत विकास हेतु पूर्ण स्वतंत्रता देने के समर्थक हैं, परंतु उनके सामाजिक और आध्यात्मिक विकास को ध्यान में रखते हुए बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांधी जी ने प्रारंभ से ही उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में बल दिया। गांधी जी बच्चे को जिज्ञासु, उत्साही एवं आत्मबल रखने वाला बनाना चाहते थे। उसके बाद विद्यालय को लेकर गांधी जी के विचार नवीन थे। उनके अनुसार विद्यालय एक ऐसी कार्यशाला होनी चाहिए जहां शिक्षक समर्पित होकर कार्य करे, जहां की शिक्षक और विद्यार्थी के संयुक्त प्रयत्न से इतना उत्पादन किया जा सके जिससे कि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। इन्होंने विद्यालयों को सामुदायिक केंद्र बनाने पर बल दिया। उनके अनुसार विद्यालयों को समुदाय में विभिन्न गतिविधियां करानी चाहिए और लोगों को वहां पढ़ने और काम करने की सुविधा होनी चाहिए। विद्यालयों को प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और रात में पाठशाला लगाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। समुदाय को विद्यालयों को विभिन्न क्रियाओं में सहायता करना चाहिए और विद्यालय को समुदाय के लिए सहायक होना चाहिए। उसके बाद है बेसिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन। तत्कालिक शिक्षा के दोषों के निराकरण तथा अपने शैक्षिक प्रयोगों को राष्ट्रीय शिक्षा योजना का रूप देने के लिए स्वतंत्रता के साथ साथ गांधी जी ने शैक्षिक सुधार हेतु भी कार्य किए। अक्टूबर 1937 को वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा संगोष्ठी द नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना का प्रतिपादन किया, जिसे कि बेसिक शिक्षा कहा जाता है। इसे वर्धा योजना, नई तालीम और बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो अक्टूबर 1937 में है जो वर्धा में और राष्ट्रीय शिक्षा संगोष्ठी द नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना का प्रतिपादन किया, जिसे कि बेसिक शिक्षा कहा जाता है। इसे वर्धा योजना, नई तालीम और बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे स्वतंत्रता प्राप्त करने के पहले ही दी गई थी। उसके बाद अब आप बेसिक शिक्षा के प्रस्तावों को पढ़ेंगे। 7 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी। संपूर्ण शिक्षा स्थानीय हस्तकला पर आधारित होगी। हस्तकला का चयन बच्चों की क्षमता और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद कहा गया है इसमें बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा और उसके अर्जित आर्थिक लाभ विद्यालय के व्यय में उपयोग लाया जाएगा। हस्तकलाएं इस प्रकार सिखाए जाए जिससे कि बच्चे आत्मनिर्भर बने। आर्थिक महत्व के साथ साथ हस्तकलाओं की शिक्षा को सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व भी दिया जाए। तो ये सारे पॉइंट जो थे बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कही गई थी कि बेसिक शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। उसके बाद बेसिक शिक्षा के गुण, मेरिट्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। सैद्धांतिक तौर पर यह योजना उपयोगी लगती है, परंतु वास्तविकता में यह उपयोगी नहीं है। वास्तविकता में यह उपयोगी नहीं है। सर्वांगीण विकास। बेसिक शिक्षा के बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक व चारित्रिक विकास में बल दिया। उसके बाद सामाजिक और राष्ट्रीय एकता। धर्म, जाति और व्यवसाय के आधार पर समाज कई वर्गों में बटा। बेसिक शिक्षा ने सभी को समान अवसर शिक्षा प्रदान कर वर्ग भेद को हटाया। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, परंतु वास्तविकता में यह उपयोगी नहीं है। ये गलत होगा क्योंकि ये उपयोगी है।
भारतीयता की छाप। बेसिक शिक्षा सच्चे अर्थों में भारतीय है। इसमें मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया और अंग्रेजी को कोई स्थान नहीं दिया। क्रिया आधारित शिक्षण विधियाँ। बेसिक शिक्षा में स्व अनुभव द्वारा सीखने के अवसर प्रदान किए गए। इसमें स्वयं करके सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर शिक्षा दी जाती है। वास्तविक जीवन से संबंधित। बेसिक शिक्षा ग्रामीण उद्योगों में अनिवार्य करने के लिए बनी थी। बेसिक शिक्षा कृषि, पशुपालन, ग्रामीण उद्योग एवं हस्तकला की शिक्षा द्वारा शिक्षार्थी को जीविकोपार्जन के योग्य बनाती है। बेसिक शिक्षा बालक की क्रियात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करके उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इसका बड़ा महत्व है। तो ये सारे जो थे इसके गुण थे बेसिक शिक्षा के, जो बहुत ही उपयोगी है। सर्वांगीण विकास, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता, भारतीयता की छाप, वास्तविक जीवन से संबंधित। उसके बाद बेसिक शिक्षा के कुछ दोष हैं। डिमेरिट्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि बुनियादी शिक्षा में उपरोक्त गुणों के होते हुए भी कुछ ऐसे मौलिक दोष हैं जिनके कारण उसे व्यवहार रूप में परिणत नहीं किया जा सका। बेसिक शिक्षा को राष्ट्रीय योजना कहा जाता है, परंतु यह केवल अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की योजना है। इसमें केवल ग्रामीण बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया, न कि शहरी बच्चों की। बेसिक शिक्षा केवल ग्रामीण परिवेश तक ही सीमित है। बेसिक शिक्षा 7 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। इसका पाठ्यक्रम इसी आयु वर्ग एवं ग्रामीण बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया। यह माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से संबंधित नहीं है। यह उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त आधार नहीं है। बेसिक शिक्षा में बच्चों को तरह तरह की हस्तकला सिखाने में कच्चे माल का उपयोग अपव्यय है। भारतवर्ष गरीब देश है और यहाँ प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क होनी चाहिए, परंतु इसके लिए बालकों से अनिवार्य रूप से उत्पादन कराना उचित नहीं जान पड़ता। बेसिक शिक्षा में हस्तकला पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया, जिससे अन्य विषय उपेक्षित रह गए। इसमें पाठ्य पुस्तकों को महत्व नहीं दिया जाता, जिससे बालक उनके लाभ से वंचित रह जाता है। बेसिक शिक्षा भारत की मौलिक शिक्षा है, परंतु इसमें धार्मिक शिक्षा को सम्मिलित नहीं किया गया, केवल नैतिक शिक्षा को ही सम्मिलित किया गया है। गांधी जी को भय था कि धार्मिक शिक्षा वैमनस्य को बढ़ावा दे सकती है। उसके बाद तो ये सारे डिमेरिट्स थे। उसके बाद गांधी जी सर्वोदय दर्शन के समर्थक थे। वे एक वर्ग रहित समाज की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी की शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय देन है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय जीवन की दृष्टि में रखते हुए ऐसी शिक्षा योजना प्रस्तुत की जिसको कार्य रूप में परिणत करने से भारतीय समाज में एक नया जीवन आने की संभावना है। उन्होंने विस्तृत उद्देश्य निर्धारित किए और व्यापक पाठ्यक्रम का निर्माण किया। गांधी जी के दर्शन में प्रकृतिवाद, आदर्शवाद तथा प्रयोजनवाद की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। डॉक्टर एम.एस. पटेल ने भी इसी आशय की पुष्टि करते हुए लिखा है कि दार्शनिक के रूप में गांधी जी की महानता इस बात में है कि उनके शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवादी, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद की मुख्य प्रवृत्तियां अलग और स्वतंत्र नहीं हैं, वरन वे सब मिलजुल कर एक हो गई है, जिससे ऐसे शिक्षा दर्शन का जन्म हुआ है जो आज की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होगा तथा मानव आत्मा की सर्वोच्च आकांक्षाओं को संतुष्ट करेगा। स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न। गांधी जी ने डैश पाठ्यक्रम पर बल दिया। तो गांधी जी जो थे उन्होंने हस्तकारी पाठ्यक्रम पर बल दिया, जैसे यहाँ देख लेते हैं। पाठ्यक्रम। गांधी जी देश के मूलभूत आवश्यकताओं से परिचित थे। उन्होंने क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम पर बल दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया प्रधान। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी ने हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग को बेसिक शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया। ये सही है। गांधी जी के अनुसार हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग को बेसिक शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया गया है। उसके बाद है, गांधी जी द्वारा दी गई शिक्षण विधियों के नाम लिखे।
गांधी जी ने जो मुख्य शिक्षण विधियां दी थी, जैसे यहाँ पर है क्रिया विधि, पहला है अनुकरण विधि यानी नकल करके सीखने की, स्व अनुभव द्वारा सीखने की विधि, क्रिया विधि एक्टिविटी करके सीखने की, उसके बाद सहसंबंध विधि, मौखिक विधि, श्रवण मनन निधि शासन यानी प्रयास विधि। तो ये सारे 6 पॉइंट हैं जो गांधी जी के द्वारा दी गई है। उसके बाद है बेसिक शिक्षा को और किन नामों से जाना जाता है। बेसिक शिक्षा को और एक नाम से जाना जाता है, ये दूसरा पॉइंट था, यहाँ है गांधी जी डैश अनुशासन के समर्थक थे। वे गांधी जी जो थे प्रभावात्मक अनुशासन के समर्थक थे। उसके बाद है गांधी जी के अनुसार सच्चा अनुशासन आंतरिक अभिप्रेरणा से आता है। क्या ये सही है? हाँ, ये सत्य है। 18 नंबर, गांधी जी के अनुसार शिक्षक को बच्चे का मित्र और मार्गदर्शक होना चाहिए। ये भी सत्य है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी शिक्षा व्यवस्था का केंद्र जो है, शिक्षा व्यवस्था का केंद्र, गांधी जी शिक्षा व्यवस्था का केंद्र गांधी जी जो है शिक्षा व्यवस्था का केंद्र एक तरह से बालक को शिक्षार्थी को मानते थे। गांधी जी शिक्षा व्यवस्था का केंद्र शिक्षार्थी है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा व्यवस्था का केंद्र शिक्षार्थी है, तो इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड में रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार विद्यालय एक डैश होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार विद्यालय जो है एक ऐसी कार्यशाला होना चाहिए जहां शिक्षक समर्पित होकर कार्य करें। विद्यालय को लेकर गांधी जी के नवीन विचार थे। उनके अनुसार विद्यालय एक ऐसी कार्यशाला होनी चाहिए जहां शिक्षक समर्पित होकर कार्य कर सकें, तो इन्होंने ये कहा है। उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा को और किन नामों से जाना जाता है। तो बेसिक शिक्षा को जो है और 2 नामों से जाना जाता है। जैसे बेसिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इसे वर्धा योजना या नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, इन नामों से जाना जाता है। उसके बाद सारांश दिए हुए हैं सार रूप में। गांधी जी ने नया दर्शन प्रतिपादित नहीं किया। उन्होंने भारतीय दर्शन के मूल तत्वों को वास्तविक रूप में दिया। गांधी जी गीता की बात से सहमत थे कि मूल तत्व 2 हैं, पुरुष और प्रकृति, यानी पुरुष ईश्वर और प्रकृति पदार्थ, और इनमें ईश्वर श्रेष्ठ है। गांधी जी आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे, और चूँकि परमात्मा सत्य है और आत्मा भी सत्य है, गांधी जी मनुष्य को शरीर, मन व आत्मा का योग मानते थे। उनके जीवन का परम उद्देश्य आत्मज्ञान, ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति है। गांधी जी ने ज्ञान को 2 वर्गों में बांटा, भौतिक ज्ञान एवं आध्यात्मिक ज्ञान। गांधी जी के अनुसार मनुष्य को दोनों प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है। यहाँ 2 बार 2 चीज़ें आई है। एक तो उन्होंने तत्व को 2 मूल तत्व बताए थे, एक पुरुष और एक पदार्थ। उसके बाद यहाँ पे दो वर्गों में ज्ञान को बांटा है, एक भौतिक ज्ञान एवं आध्यात्मिक ज्ञान। तो ये ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत बांटा गया था। गांधी जी के अनुसार मनुष्य को दोनों प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है। भौतिक ज्ञान भौतिक जगत के लिए आवश्यक है, और आध्यात्मिक ज्ञान आत्मज्ञान, ईश्वर प्राप्ति व मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है। गांधी जी के जीवन के प्रमुख आदर्श हैं सत्य, अहिंसा, निर्भयता एवं सत्याग्रह। गांधी जी के अनुसार सत्य साध्य एवं साधन दोनों हैं। गांधी जी के लिए ईश्वर व सत्य में कोई अंतर नहीं था। गांधी जी ने अपने संपूर्ण जीवन सत्य की खोज में ही व्यतीत किया।
अहिंसा गांधी जी की दार्शनिक विचारधारा का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। गांधी जी के अनुसार निर्भयता का अर्थ है समस्त भय से मुक्ति। गांधी जी को विश्वास था कि बिना निर्भयता के सत्य तथा अहिंसा का पालन करना असंभव है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह शब्द का अर्थ है सत्य का दृढ़ अवलंबन। उन्होंने उसको आत्मबल के नाम से भी पुकारा। उसके बाद है गांधी जी के शिक्षा को मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार माना और उन्होंने उसको किसी भी अन्य प्रकार के विकास की भांति ही आवश्यक माना। गांधी जी साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे। गांधी जी के अनुसार साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना आरंभ। यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष तथा स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। गांधी जी देश के मूलभूत आवश्यकताओं से परिचित थे। उन्होंने देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा एक वर्ग रहित समाज के निर्माण हेतु क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम पर बल दिया। गांधी जी की शिक्षा योजना को बेसिक शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। इस शिक्षा का पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान तथा इसका उद्देश्य बालक को कार्य प्रयोग एवं खोज के द्वारा उसकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना है। उसके बाद है गांधी जी अनुशासन को बहुत महत्व देते थे। उनके अनुसार सच्चा अनुशासन आंतरिक अभिप्रेरणा से आता है। गांधी जी के विचार से शिक्षक एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। वह ज्ञान का पुंज और असत्य आचरण करने वाला होना चाहिए। गांधी जी शिक्षा व्यवस्था का केंद्र शिक्षार्थी है। विद्यालय को लेकर गांधी जी के विचार नवीन थे। उनके अनुसार विद्यालय एक ऐसी कार्यशाला होनी चाहिए जहाँ शिक्षक समर्पित होकर कार्य करे, जहाँ की शिक्षक और शिक्षार्थी के संयुक्त प्रयत्न से इतना उत्पादन किया जा सके जिससे कि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। तत्कालीन शिक्षा के दोषों के निराकरण तथा अपने शैक्षिक प्रयोगों को राष्ट्रीय शिक्षा योजना का रूप देने के लिए स्वतंत्रता के साथ साथ गांधी जी ने शैक्षिक सुधार हेतु भी कार्य किए। गांधी जी सर्वोदय दर्शन के समर्थक थे। वे एक वर्ग रहित समाज की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी की शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय देन है। ये कुछ शब्दावलियाँ दी गई है। तत्व मीमांसा, वास्तविकता का विज्ञान, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान का विज्ञान, मूल्य मीमांसा, मूल्य का विज्ञान और सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पाठ में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो उसी का ये सार रूप में दिया हुआ था, सारांश समरी के रूप में। अब आगे है स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर। ये हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद है संदर्भ ग्रंथ सूची, निबंधनात्मक प्रश्न करते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को वर्णित कीजिए। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ यही था कि बालक के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक, चारित्रिक ये सब विकास हो, यही शिक्षा है। उसके बाद गांधी जी की शिक्षा के उद्देश्यों को मैंने बताया। गांधी जी की शिक्षा का अर्थ यही था कि बालक के शारीरिक, मन, हृदय और आत्मा की जो है मोक्ष की प्राप्ति ही शिक्षा का अर्थ होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं एक बार। शिक्षा का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट दिया है गांधी जी ने। गांधी जी के अनुसार गांधी जी साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे। गांधी जी के अनुसार साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना आरंभ। यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष तथा स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। उसके बाद इन्होंने कहा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास। तो ये शिक्षा का अर्थ इन्होंने गांधी जी के द्वारा कहा गया था। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। उसके बाद शिक्षा के उद्देश्य थे। तो गांधी जी के द्वारा जो शिक्षा के उद्देश्य थे, स्वावलंबन उनकी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। उसके बाद सा विद्या या विमुक्तये, ये गांधी जी का आदर्श था।
शिक्षा के लिए। उसके बाद गांधी जी शिक्षा के जो उद्देश्य दिए थे, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक एवं बौद्धिक विकास, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, व्यक्तिक एवं सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, नैतिक तथा चारित्रिक विकास, उसके बाद आध्यात्मिक विकास। तो ये सारी बातें हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम को स्पष्ट कीजिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था शिक्षा के पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय शामिल होने चाहिए। शिक्षा का पाठ्यक्रम का मुख्य जो है प्रमुख आधार था हस्तकार्य एवं हस्तकरघा, इस तरह से दिया गया था। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है शिक्षा का पाठ्यक्रम गांधी जी के अनुसार, जैसे हस्तशिल्प और उद्योग, इनके अनुसार देश के मूलभूत आवश्यकताओं से परिचित थे। इन्होंने जो है शिक्षा को क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम पर बल दिया। इन्होंने गांधी जी की शिक्षा योजना को बेसिक शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। इस शिक्षा का पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान था तथा इसका उद्देश्य बालक को कार्य, प्रयोग एवं खोज के द्वारा उसकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना है। और पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या विषय प्रमुख रखे जाने चाहिए, ये उन्होंने बताया। उन्होंने हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों को बेसिक शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया और पाठ्यक्रम का क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया। तो उसमें ये सब बातें दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, गांधी जी के जीवन के प्रमुख आदर्श एवं मूल्यों की व्याख्या कीजिए। तो गांधी जी के प्रमुख मूल्य जो थे, आदर्श थे, जैसे सत्य, अहिंसा, उसके बाद सत्याग्रह, निर्भयता, ये सब मूल्य हैं। तो इसका हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। ये गांधी जी के जीवन के प्रमुख आदर्श एवं मूल्यों की व्याख्या मूल्य थे। उसके बाद है शैक्षिक उद्देश्यों और पाठ्यक्रम के विषय में गांधी जी के विचारों का वर्णन कीजिए। गांधी जी शैक्षिक उद्देश्यों और पाठ्यक्रम के विषय में जो भी विचार अभी हम लोगों ने पाठ्यक्रम के बारे में देखा था, तो ये सब बातें इसमें वर्णन की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों के विषय में गांधी जी के विचारों का वर्णन कीजिए। शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, तो हम लोगों ने पढ़ा था अनुकरण विधि, उसके बाद जो है करके सीखने की विधि, स्व अनुभव द्वारा सीखने की विधि। तो ये सारी शिक्षण विधियां गांधी जी के द्वारा बताई गई थी। चलिए एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है मौखिक विधि, सहसंबंध विधि, क्रिया विधि, एक्टिविटी मेथड, श्रवण, मनन और प्रयास विधि, अभ्यास विधि, उसके बाद स्व अनुभव द्वारा और अनुकरण विधि द्वारा। तो ये सारे शिक्षण विधियाँ थी गांधी जी के द्वारा। इसको हम लोग अच्छे तरीके से ड्रिल कर सकते हैं अपने शब्दों में। उसके बाद है सबसे लास्ट में है बेसिक शिक्षा के गुण एवं दोषों को लिखिए। तो गांधी जी के द्वारा जो बेसिक शिक्षा बताई गई थी, उसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या दोष हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग इसके लिख सकते हैं। ये प्रमुख गुण है, जैसे सर्वांगीण विकास, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता, भारतीयता की छाप, वास्तविक जीवन से संबंधित। उसके बाद बेसिक शिक्षा के दोष भी हैं, जैसे बेसिक शिक्षा को ये पॉइंट वाइज में हम लोग लिख सकते हैं। बेसिक शिक्षा को राष्ट्रीय योजना कहा जाता है। इसमें जो है सिर्फ ग्रामीण बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया, जबकि शहरी बच्चों को इसमें इसके लिए कुछ भी नहीं कहा गया। उसके बाद जो है इसमें माध्यमिक व उच्च शिक्षा से संबंधित नहीं है कुछ भी। उसके बाद बेसिक शिक्षा में बच्चों को तरह तरह की हस्तकला सिखाने में कच्चे माल का उपयोग अपव्यय है। गरीब देश हैं, फिर प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य व निःशुल्क होने चाहिए, परंतु इसके लिए बालकों से अनिवार्य रूप से उत्पादन कराना उचित नहीं जान पड़ता। इससे जो है वो पुस्तकीय ज्ञान से पाठ्य पुस्तकों के महत्व से अनभिज्ञ रह जाएंगे।
उसके बाद है जो बेसिक शिक्षा भारत की मौलिक शिक्षा है, परंतु इसमें धार्मिक शिक्षा को सम्मिलित नहीं किया गया, चूँकि ये बिल्कुल सही है, धार्मिक शिक्षा का सम्मिलित होना भी ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी बातें बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कही गई थी, जो एक तरह से डिमेरिट्स हैं, इसके दोष हैं शिक्षा के। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। इन्होंने शिक्षा दर्शन के बारे में क्या क्या कहा है। ये तो था गांधी जी के शिक्षा दर्शन, जिसमें हम लोगों ने पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विधियाँ, विद्यालय, शिक्षक, छात्र किस प्रकार होना चाहिए, शिक्षा गांधी जी के अंतर्गत गांधी जी के संदर्भ में पढ़ा।